दोस्तों नमस्कार। कल 23 जनवरी को एक अनाउंसमेंट हुई है सरकार के द्वारा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि पूरे देश के लोगों को कर्पूरी ठाकुर के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, इसलिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानकारी के मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती यानी कल 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी बिहार में स्पेशली। अब क्योंकि बिहार से बाहर कर्पूरी ठाकुर को ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, या फिर जो समाजवाद से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़रूर इनको जानते होंगे, क्योंकि इनके सादगी काफ़ी प्रचलित हुई थी उस समय। तो इनके सादगी के कई नमूने मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा भी। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। भारत रत्न आप जानते हैं कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न देश मतलब इससे बड़ा पुरस्कार, इसके ऊपर कोई भी पुरस्कार इस देश का नहीं है। तो भारत रत्न का ऐलान हुआ है, तब से लेकर अब तक कई बिहार के पॉलिटिक्स में कई ऐसे नेता हैं जो सामने आकर बधाई भी दे रहे हैं। जो सरकार को विरोध करते हैं वो कहते हैं कि हमने ही मांग की थी। तो इस वजह से काफ़ी चर्चा में आ रहे हैं कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर में गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के घर पे इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को। जो भी करंट अफेयर की स्टडी कर रहे हैं, जो भी लड़के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें अगर करंट का टॉपिक आता है तो ये उनके लिए ये वीडियो भी बहुत हद तक हेल्पफुल होने वाला है। तो कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1 बार डिप्टी सीएम भी रहे हैं। डिप्टी सीएम रहने के समय भी उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे काफ़ी तब्दीली बिहार के राजनीति में आई है। वह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआती दौर में सिर्फ कांग्रेस ही एक बड़ी पार्टी थी। तो इस वजह से बाकी पार्टियों के कई नेता उभर कर आते नहीं थे, या खुद निर्वाचित होकर वो किसी पद पर बैठे, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हर तरफ कांग्रेस ही थी उस समय, और इस वजह से कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन ये पहले कर्पूरी ठाकुर जो है, ये पहले बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव जीता था। हम सब जानते हैं ये देश का भी पहला ही इलेक्शन हुआ करता था। तो 1952 की बात है, तो तभी इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता। 1967 में कर्पूरी ठाकुर ने डिप्टी सीएम बनने पर बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया था। अभी मैंने कहा था कि डिप्टी सीएम बनने के वक्त ही इन्होंने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए थे। साथ ही ये अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। तो डिप्टी सीएम जब बने थे 1967 में, तभी उन्होंने बिहार में, तब उस समय अंग्रेज़ी जो है वो कंपलसरी हुआ करती थी स्कूल में। तो ये कंपलसरी जो है उन्होंने वो कंपलसरी निकाल दिया, कंपलसेशन निकाल दिया, और उन्होंने फिर उसकी जगह पर हिंदी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिंदी को इन्होंने राजभाषा मान लिया था। तो कर्पूरी के पहले समाजवादी आंदोलन को खाद उच्च वर्ग से ही मिलती थी। जो उस समय के, मैंने कहा था कि कांग्रेसी उस समय ज़्यादा हुआ करते थे, तो कुछ अलग जनता दल या समाजवादी पार्टी, लेफ्टिस्ट वगैरह हुआ करते थे। तो इनमें खास करके जो पढ़े लिखे हुआ करते थे या उच्च वर्ग से आते थे, उनका ही बोलबाला रहा करता था। और ये तो नाई समाज के हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर। तो इस वजह से इनका उस पद पर पहुंचना ये बहुत बड़ी बात थी, और ऊपर से समाजवादी होने के बावजूद उस पद पर पहुंचना, और समाजवाद में ही बड़ा नाम बनना, और ऊपर से किसी राज्य का उप मुख्यमंत्री भी बनना, मुख्यमंत्री भी बनना, ये सच में एक लोअर कैटेगरी या लोअर कास्ट के आदमी के लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय के दौर में। तो
इन्होंने फिर कर्पूरी ने पूरे आंदोलन को उन लोगों के बीच ही रोप दिया जिनके बूते समाजवादी आंदोलन हरा हुआ था। तो इन्होंने फिर जनमानस में समाजवादी आंदोलन को लेके जाने का इनको श्रेय मिलता है, क्योंकि समाजवाद तब तक उच्चभ्रू लोगों के पास ही हुआ करता था। तो 1970 में जब सरकार में मंत्री बने तो उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी। अब सब जानते हैं कि शिक्षा जो है वो मूलभूत अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो इन्होंने फिर 8वीं तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया था। ये आज तक शायद किसी ने अभी तक किया नहीं है। और जब उसके बाद जब सरकारें बनी तो वो तो इस तरह के फैसले लेना उनको हुआ नहीं। तो इसी वजह से ये इन्होंने कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए कि इनकी ख्याति जो है वो पूरे देश भर में फैली। इसके बाद उन्होंने राजभाषा उर्दू को भी राजभाषा, द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। मैंने कहा था कि पहला हिंदी था और दूसरा इन्होंने उर्दू को उस समय, क्योंकि उस समय बिहार में मुस्लिमों की पॉपुलेशन भी हुआ करती थी और ये क्योंकि समाजवाद से बिलोंग करते थे तो इसलिए समाजवाद से बिलोंग करने की वजह से सारे धर्मों को एक मंच मिलना चाहिए, समान मंच मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने उर्दू को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। तो कहा जाता है कि बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहने वाले कर्पूरी ठाकुर का जब निधन हुआ तब उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था और ज़मीन तक नहीं थी। इन्होंने कभी भी अपने घर भरने का काम नहीं किया। इनके पास उस समय गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी। इनका एक किस्सा भी है, सामने बताऊंगा मैं। जब ये विदेश में गए थे तो ये फटाकोट पहनकर भी गए थे। इतनी मतलब सादगी वाली ज़िंदगी रहा करती थी इनकी। और ये किसी दूसरे के पैसे पर नज़र नहीं डालते थे या दूसरे के मतलब सत्ता के लिए इनके मन में कोई मोह नहीं था। इनको लोगों के लिए काम करना था। जो दलित वंचित लोग थे उनके स्वप्न पूर्ति के लिए काम करना इनको भाता था। इसी वजह से ये समाजवाद में गए थे, क्योंकि उस समय भी समाजवाद भी बहुत पॉपुलर एक आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर भी इन्होंने समाज के सारे लोगों को एक समान संधि मिलनी चाहिए और एक समान उनको जीवन यापन करना चाहिए, इस उद्देश्य से इन्होंने सत्ता संभाली थी। और सत्ता का इन्होंने जनमानस के लिए, खास करके जो पिछड़ा वर्ग है उनके अच्छे के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए। इसके बाद जब 1952 में भारतीय गणतंत्र के प्रथम आम चुनाव में ही वे समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, तब 31 साल के थे। मतलब इन्होंने पूरा जो लाइफ है वो पूरे पॉलिटिक्स के लिए अपनी व्याप दी थी। और ये इसी वजह से ये शुरू से अंत तक पॉलिटिक्स, खास करके समाजवाद का जो पॉलिटिक्स है यूपी और बिहार के, इसमें इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इनको उच्च स्थान पर रखा जाता है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समाजवाद के लिए अर्पित कर दिया था। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने थे और उन्हें शिक्षा मंत्रालय का भार दिया था, शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया था उप मुख्यमंत्री रहते हुए। और मैंने इसके पहले भी बताया था कि शिक्षा मंत्री के मंत्रालय मिलने के प्रसंग के दौरान ही इन्होंने 8वीं तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया था। तो कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा मंत्री रहते हुए छात्रों की फीस भी ख़त्म कर दी थी। ये फीस भी नहीं लेते थे। मतलब इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी कि जो शिक्षा है वो बुनियादी एक गरज है, नीड है। तो ये बुनियादी नीड होने की वजह से, मूलभूत अधिकार होने की वजह से इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए, ऐसा इनका मानना था। अंग्रेज़ी तो इन्होंने ख़त्म ही कर दी थी। मतलब इसका जो कंपल्सेशन था वो तो ख़त्म ही कर दिया था। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मंडल आंदोलन से भी पहले राज्य में ओबीसी का 27% का जो कोटा रहता है वो 27% का कोटा ओबीसी का इन्होंने लागू किया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे। अब मैंने अभी तक उनके सादगी के बारे में बात की, ईमानदारी के बारे में बात की। अब उनका एक किस्सा भी सुनाता हूँ। तो बात उस समय की है जब कर्पूरी ठाकुर 1970 और 71 के बीच मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उस समय अपनी बेटी के लिए लड़का देखने के लिए उन्हें रांची जाना था।
इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। ये उनकी सादगी है। आजकल हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पद जाने के बाद भी कई मुख्यमंत्री होते हैं जो सरकारी बंगला तक छोड़ना पसंद नहीं करते। सरकारी जो लवाजमा मिलता है, सरकारी जो सहूलियतें मिलती हैं, उन्हें छोड़ना पसंद नहीं करते। और वो हर जगह मुख्यमंत्री ना भी रहे तो भी वो धौंस जमाते रहते हैं कि वो मुख्यमंत्री है, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम आए दिन ऐसे बहुत सारे वीडियोस रिएक्शंस देखते हैं। तो ये ऐसे उस ज़माने वो एक्चुअली ज़माना ही वैसा था। उस ज़माने के लोग बिल्कुल आत्मनिर्भर हुआ करते थे, बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करते थे, बिल्कुल ईमानदार हुआ करते थे और सादगी पसंद हुआ करते थे। ये उनकी खासियत थी। तो ये भी उसी तरह इन्होंने भी अपनी बेटी की शादी के लिए ना लड़का देखने के लिए ना इन्होंने सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया, ना ही किसी भी तरह की सरकारी सहूलियत का इस्तेमाल किया। फिर बेटी की शादी तय हो गई। मुख्यमंत्री काल में ही उनकी बेटी की शादी भी हुई। उनकी इच्छा थी कि बेटी की शादी सादगी के तहत देवघर मंदिर में करे, लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा कुछ और थी। पत्नी जी चाहती थी कि बेटी की शादी है तो थोड़ी धूमधाम से हो। तो कर्पूरी ठाकुर ने फिर अपनी पत्नी की इच्छा के लिए पूरी करने के लिए उन्होंने उस तरह से बेटी की शादी की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सादगी बचाए रखी। उन्होंने किसी भी नेता को उस शादी में, अपनी बेटी की शादी में किसी भी नेता को नहीं बुलाया और ना ही किसी भी अपने जो सुरक्षाकर्मी हुआ करते थे, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उन तक को उन्होंने नहीं बुलाया। यहाँ तक कि वो जिला प्रशासन की भी किसी व्यक्ति को, मतलब ना सरकारी प्रशासन के खाते से कोई आया उनकी बेटी की शादी में, ना ही पॉलिटिकली राजनीतिक लोगों के परिचय के लोगों के भी उनके शादी में, उनके बेटी की शादी में सम्मिलित नहीं हुए थे। इस तरह के, इस लेवल के वो सादगी पसंद इंसान थे। तो कर्पूरी ठाकुर इतने दिनों तक विधायक और मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक गाड़ी तक उन्होंने नहीं खरीदी। तो इस उदाहरण से हमें दिखता है कि वो कितने ईमानदार व्यक्ति थे, कितने मतलब पैसे का मोह या सत्ता का मोह उनमें बिल्कुल भी नहीं था। ये हमें दिखाई देता है। और भारत सरकार ने शायद यही उनकी वो पॉलिसीज़ है। हालांकि कई ईमानदार और सादगी पसंद इंसान तो बहुत सारे हैं देश में, लेकिन इनको भारत रत्न देने का मकसद ये भी हो सकता है क्योंकि ये पॉलिटिकली इन्होंने बहुत सारा इन्फ्लुएंस किया था आम लोगों के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति थे। और एक और कहानी भी है इनकी, जैसे मैंने अभी शादी की कहानी बताई, एक दूसरा प्रसंग भी है। एक बार उनके बहनोई उनके पास आए और कहा कि आप सिफारिश करके नौकरी लगवा दें। अब क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत बड़ा होल्ड रखते थे तो इनके रिश्तेदार आना स्वाभाविक था। तो इनके बहनोई आए वहाँ पर। तो वहाँ पर बहनोई आए और कहा कि मुझे फलाना जगह पे एक नौकरी चाहिए थी, तो अगर आप एक फ़ोन कर दे या आप थोड़ी सी बात कर दे उनकी तरफ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जेब में से 50 रुपये निकाले और 50 रुपये निकाल के उन्होंने उनके हाथ में थमा दिए और कहा कि क्योंकि ये नाई समाज से बिलोंग करते थे, तो जो हेयर कटिंग का काम होता है वो किया करते थे। तो उन्होंने कहा 50 रुपये दिए और इन्होंने कहा कि आप ये 50 रुपये लीजिए और इनसे वो सलून के लिए जो सामान लगता है, कैंची और ये वगैरह, तो वो खरीदिए और इससे अपना गुजर बसर कीजिए, ये काम करके अपना गुजर बसर कीजिए। तो नाई समाज के व्यक्ति होने की वजह से इन्होंने फिर वो उनके रिश्तेदार जो थे उनको भी वही अपना पुश्तैनी धंधा जो था बाल दाढ़ी निकालने का वो करने की सलाह दी, ना कि अपने आप को भ्रष्टाचार में झोंकने के बजाय इन्होंने ईमानदारी से उसको काम करने की सलाह दी। तो ये इनकी सादगी की, जो ईमानदारी की जो मिसाल है वो दिया करते हैं बिहार के लोग यहाँ पर। तो 1952 में कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए थे। और यहाँ पर एक तीसरा प्रसंग भी है। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जब विदेश गए थे तो इन्होंने फटा कोट पहनकर ये विदेश गए थे। तो ये इनका तीसरा प्रसंग है, ये भी सुनिए। ऑस्ट्रिया जब ये विधायक थे तो इनका ऑस्ट्रिया का एक दौरा हुआ था, तो वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल में इनका भी नाम था। तो उस समय जन प्रतिनिधि के लिए ना कोई सैलरी हुआ करती थी, ना कोई
फंड हुआ करता था। तो ये क्योंकि ये लोग इनको अपना मसीहा मानते थे, खास करके गरीब लोग, तो गरीब लोगों के ये मसीहा हुआ करते थे। तो इनके पास, क्योंकि ये गरीबों के ही लिए काम करते थे, तो वो खुद भी गरीब ही थे, तो ये इनके पास अब विदेश जा रहे हैं, वहाँ पर ठंड रहती है तो वहाँ पर लोग कोट पहनते हैं, तो इनको भी कोट पहन के जाना था, लेकिन इनके पास कोट नहीं था, जो था वो भी फटा हुआ था। तो इन्होंने फिर अपने जो दोस्त थे उनको कहा कि भाई मेरे को एक उनको कोट चाहिए, तो उन्होंने एक कोट दिया, लेकिन वो भी फटा हुआ था। तो फिर वो जैसे तैसे विदेश में गए, वहाँ पर फिर उनकी मुलाकात यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो से उनकी मुलाकात हुई, और ये टिटो ने ये भांप लिया कि ये जो पहन के आए हैं ये फटा हुआ है। तो उन्होंने फिर, राष्ट्रपति ने ही फिर उनको कोट जो है वो गिफ्ट किया, नया कोट। अब ये मैं मानता हूँ कि ये उनकी सादगी की मिसाल है, ये सादगी पसंद इंसान थे, ईमानदार इंसान थे। लेकिन मैंने जब जब किस्सा सुना था, तो मुझे थोड़ा सा एक ऐसा लगा कि ये मिसाल देने के लिए ये मिसाल गलत है, ये उदाहरण गलत है। मुझे लगता है कि जब आप किसी विदेश में जाते हैं तो आप देश का प्रतिनिधित्व करते हुए जाते हैं। ये मैं मान ही नहीं सकता कि एक कोट लेना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी, या फिर जो प्रतिनिधि मंडल था वो उनके तरफ से कोई कोट नहीं देता, ऐसा भी मैं नहीं मानता। लेकिन खैर, लेकिन जब आप विदेश जाते हैं तो आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये फटे कपड़े पहनकर आप जब विदेश में जाएंगे तो आपके देश की प्रतिमा उससे मलिन होती है। ये तो ठीक है कि आप ईमानदार है, आप बिल्कुल आपने किसी का कपड़ा नहीं लिया, आपने किसी के पैसे नहीं लिए, ये मैं ठीक है, ये मान भी लूँ। लेकिन जब आप विदेश जाते हैं तो आप देश का प्रतिनिधि बन के जाते हैं, तो उस समय आपको कम से कम आपके विदेश वाले जो है वो आपको भिखारी तो ना समझे, आपको गलत ना समझे, कम से कम ये आपका जिम्मा होता है। लेकिन खैर, इससे जिसको जो शिक्षा लेनी है इस किस्से से वो लेते बैठे। मुझे सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के बारे में, क्योंकि उनको भारत रत्न मिल रहा है, तो उनके बारे में बताना ज़रूरी है। तो इन्होंने फिर मज़दूरों के लिए भी, एक टेल्को मज़दूरों की मांग के लिए भी इन्होंने 1970 के दशक में 28 दिनों का आमरण उपोषण भी किया था, और सरकार को झुकने के लिए मजबूर भी कर दिया था। तो इस तरह का कर्पूरी ठाकुर का जो व्यक्तित्व रहा है वो काफ़ी बिहार के राजनीति में प्रभावशाली रहा है। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।